नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और पॉइंटर बुक की सीरीज़ में जो है हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करा है, तो इसी तरीके से मैंने आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और अब आधुनिक भारत स्टार्ट हो गया। और इसी तरीके से मैंने आपको इन्वायरमेंट भी आपको कवर कराई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो पुराने वीडियो भी जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कथन देख लेते हैं, दिए गए हैं। तो बात करते हैं कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूत रखी गई। तो जन प्रशासन किसके द्वारा नींव रखी गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी। और इसकी ऊपरी संरचना यानी कि बात का काम किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको दिया गया? तो ये दिया गया था क्लाइव को। और क्या किया गया था कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर क्या किया था? ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्र में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट दिया गया कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो था विलियम वेंटिक। घटनाएं दी गई हैं और इसमें आपको कालानुक्रम से लगाने थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत में आगमन, यानी कि पहली मतलब कि भारत आया था, फिर इंग्लैंड चला गया, उसके बाद में पुनः जब भारत में आया तो कब आया था? 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। और हुई कब थी? जब बक्सर का युद्ध हो गया था 1764 में। तो उसके बाद में जब अंग्रेज विजित हुए थे तो उन्होंने भारतीय शासकों के साथ में जो मुग़ल शासक और जो अवध के शासक थे उनके साथ में इलाहाबाद की संधि की थी। और लास्ट में आता है कि वारेन हेस्टिंग का गवर्नर कब बना? तो 1774 में। तो ये घटनाएं आपको क्रम से लगानी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था तो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब स्टेटमेंट और कारण वाला आपका क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत जो संस्था थी इसकी अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे देख लिए कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और उसने जो है सर विलियम जोन्स के पक्ष में जो संस्था बनी थी तो उसकी अध्यक्षता का जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था। कारण देख लेते हैं कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययनों को प्रोत्साहित करता था। तो इस कारण से जो है उसने इसकी स्थापना के लिए जो है हाँ कर दी थी। और लेकिन इसके जो विलियम जोन्स थे इनको अध्यक्ष का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था कि ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से आपका कथन और कारण दोनों सत्य और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। और उसके समय में गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी, रिंग फेस की जो बोली जाती है, तो ये किसकी थी? वारेन हेस्टिंग्स की। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, डुअल गवर्नमेंट को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। और स्टार्ट किसने किया था? क्लाइव ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। इसके कृत्यों को लेकर जब यहाँ से ये इंग्लैंड गया था तो इसके कृत्यों को लेकर इस पर जो है महाभियोग का मुकदमा चला था। घटनाएं और उनसे रिलेटेड वर्ष हम लोग आगे देखते हैं। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। सहायक संधि 1798 में हुई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हुआ था 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार कब खुला था? तो 1833 में जो है व्यापार खोल दिया गया था। इससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वही सिर्फ भारत के साथ में व्यापार करने के लिए जो है रजिस्टर्ड थी। और 1813 में जो है अन्य कंपनी और अन्य नागरिकों को भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। भारत में बात करें कि न्यायिक संगठन की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो कॉर्नवालिस के समय में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाता यानी कि सिविल सेवा जो अभी चल रही है, तो सिविल सेवा की बात करें तो किसके समय में चालू हुई थी? तो ये कॉर्नवालिस के समय में चालू हुई थी। और इसकी कब्र पूछी जाए तो ये गाजीपुर में दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं कि 1802 ईस्वी में जो एक बसीन की संधि हुई थी तो इस पर हस्ताक्षर पूछ रहा है। तो अंग्रेज एवं बाजीराव द्वितीय के थे।
तो जो बसीन की संधि हुई थी किसके किससे, अंग्रेजों एवं मराठाओं के बीच में हुई थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था तो कौन था, पेशवा बाजीराव जो था, इसने वेलेस्ली के साथ में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। और सहायक संधि को क्रियान्वित किसने किया था, तो वेलेस्ली ने ही किया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, हैदराबाद के निज़ाम हो जाएंगे। और हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में से लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, उसके बाद में सिंधिया ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सुगौली की संधि की बात करें तो ये 1815 में हुई थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक की बात करें तो कौन था, अवध का नवाब था। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, तो देख लेते हैं कि यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा, नहीं तो आपका अवध का नवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होलकर और जोधपुर के राजपूताना राज्य तथा मैसूर के शासकों में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो जो इंदौर के होलकर थे इन्होंने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, तो ये वेलेस्ली ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता यानी कि अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाए और वो कहीं ना कहीं इनके अंडर में कार्य करने लगे। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो बात करते हैं कि जब नेपोलियन था वो वहाँ पर अपने अभियान कर रहा था, तो उस समय क्या था कि तत्कालीन समय में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश जो एम्पायर है उसको बनाए रखा था, तो वो कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध के मतलब कि पूछा कि किसके समय में होता, तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग था। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा था, हेस्टिंग ने आंग्ल नेपाल युद्ध, वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे, लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे, कब तक, 1820 से 1827 के बीच में रहते। तथा कथित जो है कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था तो कौन था, विलियम बेंटिक जो था, इसने कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर राज्य को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था और टीपू के साथ में इसने युद्ध लड़ा था। ठगों के दमन से संबद्ध कौन रहा था, कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने। और कब लगाई थी, 1829 में। बंगाल से दासों के निर्यात, जो बंगाल से दासों का निर्यात होता था उस पर रोक कब लगी थी, 1789 में, 1779 में लगी थी, 1789 में लगी थी, 1789 में, 1789 में लगी थी। तो आगे बढ़ते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था, तो किस कारण से कुप्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अवध को विलय कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था, 1856 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है कि 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हुआ था, 48 में सतारा का विलय, 56 में अवध का विलय और 55 में हुआ था करौली का विलय हुआ था। आगे देखते हैं कि जो बघाट रियासत थी तो इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था, 1850 में। वह गवर्नर जनरल जो है जिसने विलय की नीति नियोजित यानी कि स्टार्ट की थी और उसने क्रियान्वित भी मतलब कि बनाई और लागू दोनों किसने की थी, डलहौजी ने। जेम्स एंड्रयूज रेमजे भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था तो वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देखिए झांसी, संबलपुर, सतारा जो विलय हुआ था इनका सही क्रम से लगाना, तो सबसे पहले सतारा, फिर उसके बाद में संबलपुर, उसके बाद में झांसी का विलय हुआ था। आगे बढ़ते कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई थी, तो लॉर्ड एलनबरो उस समय जो था गवर्नर, उसके टाइम पीरियड में सिंध की विजय कंप्लीट हुई थी। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था कब, 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट पूछा गया था, तो कौन था, जेम्स आउटरम था। भारत में रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वह कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था जब पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो और कहाँ से, बम्बई से थाने के मध्य, और 1853 में स्टार्ट हुई थी। तो और जिस कंपनी ने बनाई थी तो वो कौन थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो थी, इसने जो है
भारत में रेल यात्रा सबसे पहले स्टार्ट की थी। तो कंपनी भी आप याद रख सकते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी जो आज का बोला जाता है को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन, स्टार्ट करने वाले पूछ रहा है, तो ये थे डलहौजी के द्वारा ही पीडब्ल्यूडी विभाग स्टार्ट किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया था तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये क्रियान्वित हुआ था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था उसको पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इसको पढ़कर सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया था? तो लॉर्ड कैनिंग बन गया था। इसी पत्र के माध्यम से 1857 से पहले जो है इसको गवर्नर बोला जाता था, भारत का गवर्नर, अब इसको वायसराय बना दिया गया था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया? तो 1858 ईस्वी का जो साम्राज्ञी का घोषणा पत्र था इसके द्वारा में ये अनुमति पुनः दी गई थी। इससे पहले जो है भारत के जो शासक थे वो अगर उनका पुत्र नहीं है तो उनको गोद लेने पे रोक लगा दी गई थी, जिससे उनका जो राज्य था वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया तो कौन था? लॉर्ड एलनबरो था। अब आपको मैचिंग का क्वेश्चन था। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया, वेलेस्ली ने साइक संधि स्टार्ट की थी, डलहौजी ने बेपकत का सिद्धांत लेकर आया था, कैनिंग 1857 का विद्रोह इसके टाइम पीरियड में, हेस्टिंग ने तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध लड़ा था और बेंटिंग ने 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन इसने पारित किया था। स्थायी बंदोबस्त देख लेते हैं कि इसका प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पेशवाई को समाप्त किया कब कर दिया गया था? 1818 में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर जॉन शोर की नीति थी निष्क्रियता की, लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विजय किया था, डलहौजी ने अवध का विजय किया था और जो बेलेस्ली था उसने चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध लड़ा था। किसके साथ में? टीपू सुल्तान के साथ में, जिसमें टीपू की मृत्यु हुई थी और बेलेस्ली जो था वो ये युद्ध जीत गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया था। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। विलियम बेंटिक के समय में 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसको पारित किया गया। लॉर्ड लिटिन ने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ इसके समय में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था कौन था? जॉन लॉरेंस था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड मेयो जो था इसकी हत्या हो गई थी कहाँ पर? अंडमान निकोबार में एक अपराधी था उसने कर दी थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश अग्रगामी नीति जिसको बोला जाता है, फॉरवर्ड नीति बोला जाता है, तो ये किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड लिटिन ने स्टार्ट की थी। भारत के वायसराय जो सबसे दीर्घकाल तक रहे थे तो लॉर्ड लिनलिथिगो जो थे इनका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। सेकंड हाईएस्ट थे लॉर्ड कर्जन। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में स्टार्ट हुई थी, तो सशक्त किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने की थी। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध देख लेते हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था? तो जो भारतीय, देखिए क्या होता कि जो यूरोप के नागरिक थे तो इसको लाने से पहले जो सिचुएशन ये थी कि जो इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज जो थे यानी कि ब्रिटिश नागरिक जो थे तो उनका मान लो कोई मामला है, उन्होंने कोई अपराध किया तो उसका मामला कौन सुनता था? उसका मामला सुनता था जो न्यायाधीश हो गए वो वहाँ पे अंग्रेज ही होने चाहिए थे। तो इस बिल में क्या किया गया था कि अब अनुमति दी गई थी कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे उनको भी जो है वो भी ये मामला सुन सकते हैं। तो ये बात इस बिल में लिखी गई थी, लेकिन इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस बिल को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया विरोध के बावजूद जो है इसका विरोध हुआ ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इसको बिल को जो है रद्द कर दिया गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो यही बात इसमें लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं कि महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासक, देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। सिंपल सा कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है किसके समय में आया था? ये आया था लॉर्ड रिपिन के काल में। और इसमें प्रावधान क्या थे? देखिए इसमें प्रावधान था कि जो महिलाएं और बच्चे जो फैक्ट्री या कंपनी या कहीं पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो घंटों को सीमित किया गया, इससे कि जो उनका ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, ऐसा नहीं कि 12 घंटे 18 घंटे, पहले 20 घंटे, कितना ऐसा नहीं है कि उनसे पता चले 20 घंटे आप उनसे काम ले रहे हो। तो उनको घंटों को जो है सीमित करने का काम किसने किया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। और यही पूछा गया था कि किसके कार्यकाल में आया? तो लॉर्ड रिपिन के
कार्यकाल में आया था और इसमें स्थानीय शासन को भी आवश्यक बना दिया गया था। देखते हैं कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्लाइव की जो है बंगाल में दोहरा शासन स्टार्ट किया था। वेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा स्टार्ट की थी। मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध घोषित कर दी थी। डफरिन और रिपन ने जो है स्वायत्त शासन स्टार्ट किया था। कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो कौन था, कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना देखिए औरंगजेब से की थी, तो किसने की थी, वो पर्सन थे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। आगे देखते हैं कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी, किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, चैम्सफोर्ड और हार्डिंग इरविन, ये वायसराय जो दिए हैं, इन चारों का आपको क्रम से लगाना था, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इनमें सबसे पहले कर्जन आए थे, फिर हार्डिंग, फिर चैम्सफोर्ड, उसके लास्ट में आए थे इरविन। इन सभी में से असैनिक प्रशासन 1905 जो था, तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट देख लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो है प्रांतीय सीमाएं जो थी उनको पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। तो इसके आधार पर हुआ क्या था कि पूर्वी बंगाल और असम जो था, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बना दिया था। तो नए प्रांत बन गए थे पूर्वी बंगाल और असम। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी, कर्जन और मिंटो ने अपनाई थी। देखिए यहाँ पे एक कथन दिया गया है, तो ये कर्जन का है। कर्जन ने ये बात कही थी, किसके बारे में कही थी, देख लेते हैं कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसका जो शांतिप्रिय निधन है इसमें सहयोग कर सकूं। तो कर्जन ने ये बात बोली थी कांग्रेस को लेकर। आगे की वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए स्टार्ट की थी, तो किसने की थी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था लेकर आए थे। इनका मकसद था कि मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा करना। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। मैचिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी लेकर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिल लेकर आया था। इलवर्ड बिल विवाद रिपन के समय आया था। ठगी का दमन विलियम बेंटिक ने किया था। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित, पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता के बाद में दिल्ली बनी। तो टाइम पीरियड पूछा गया था कि किसका था, उस समय कौन शासक गवर्नर था, तो लॉर्ड हेडिंग उस समय जो है गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं कि मैचिंग का क्वेश्चन आ गया। चूक का सिद्धांत या फिर हड़प नीति किसने स्टार्ट की थी, डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा हुआ था। दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया था और इसको समाप्त किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग से। और सामाजिक सुधार बेंटिक लेकर आया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये जो सूचियाँ आपकी दी गई हैं, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ डेटा जो है आपको गलत दिया गया हुआ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ गलत लग रहा है, तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस पर कुछ डाउट है। हो सकता है मैं अगले वीडियो में मैं इसको डाउट को क्लियर करके आपको दोबारा से ये यहाँ पर जो छूट रहा है इसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। वैसे ये जो सूची और मिलाने के लिए दी गई, तो इसमें कुछ थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। चलिए लास्ट में देख लेते हैं कि वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुई थी। तो कैनिंग के टाइम पीरियड में जो है, कैनिंग के काल में क्या हुआ था कि भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना प्रारंभ हो गया था। तो आज के वीडियो सेशन में हमारा जो है यहीं पे समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।